नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, यदि आपको एक आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी बनना है तो आपको किस समय से अपनी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अक्सर दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम पढ़ने के दौरान ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारी मंजिल क्या है, हमने बनना क्या है और हमारा टारगेट क्या है। बस हम पढ़ते ही जाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिसाइड तो कर लेते हैं, बचपन से ही उनका गोल बन जाता है कि हमको इस रास्ते जाना है और ये हमारा आखिरी टारगेट है, लेकिन उन्हें भी यह गाइडेंस नहीं मिल पाता कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए उनको किन सब्जेक्टों के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और वो प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहते हैं, और जब तक उनकी समझ में आता है वो अपने कई वर्ष बर्बाद कर चुके होते हैं। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और साथ ही उन अभिभावकों के लिए भी है जिनके बच्चों ने इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यही वह समय है जिस समय तक आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि फाइनली आपको किस लाइन में जाना है, आपका क्या टारगेट है, आपको किस लाइन में अपना कैरियर बनाना है। क्योंकि 10वीं के बाद हमको बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिलते हैं, और ये पहली बार होता है जब हमारे एकेडमिक कैरियर में हमको कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, या फिर मैं ये कहूँ प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से यहाँ हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मुझसे भी हुई है, बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हाई स्कूल के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। यदि आपका टारगेट एक सिविल सर्वेंट बनने का है तो आपको किस स्ट्रीम में और किन विषयों के साथ अपनी पढ़ाई आगे करनी है, ताकि आपको आपका टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सके बहुत कम समय खर्च किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन होते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमको बनना क्या है। अन्यथा फिर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे यदि बगैर डिसीजन लिए आपने कोई एक कैरियर ऑप्शन चुन लिया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि चलिए इंटर ही तो है, इंटर कर लेते हैं, मैथ मिल रहा है, अच्छे नंबर है, मैथ से कर लेते हैं, बायोलॉजी कर लेते हैं, आगे चल के देख लेंगे क्या करना है। अभी तो पहले इंटर पर ध्यान देते हैं, इंटर करते हैं अच्छे नंबरों से। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की चूक कर बैठते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको पीसीएम से यानी मैथ से इंटर करना है, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है इंजीनियरिंग का, अच्छे किसी कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, आपकी एक अच्छी नौकरी लग जाएगी और आप एक अच्छा इंजीनियर बनके चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। आपका गोल क्लियर है। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी से इंटर करें, पीसीबी ग्रुप से इंटर करें, उसके बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई करें, एक अच्छा डॉक्टर बने। डॉक्टर बन के चाहे तो प्राइवेट प्रैक्टिस करें, चाहे आप सरकारी डॉक्टर बने, वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। यदि आपको एक अकाउंटेंट बनना है तो आपको कॉमर्स से पढ़ना चाहिए, अपना इंटर कॉमर्स से करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपको सीए वगैरह बनना है तब भी आपको कॉमर्स से इंटर करना चाहिए। इससे आपको आगे चलकर बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी क्षेत्र में जाना है, आपको खेती करनी है या खेती से संबंधित कोई और कार्य करना है, या इसी लाइन में आपको कोई जॉब करनी है, आप एग्रीकल्चर से इंटर कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंटर करना ही नहीं होता, उनको तुरंत नौकरी चाहिए, जल्दी से नौकरी चाहिए, तो वो सीधे डिप्लोमा कर लेते हैं। कुछ लोग पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 3 साल का, कुछ लोग आईटीआई कर लेते हैं 1 से 2 साल की। तो यहाँ भी आपका एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको आसानी से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में भी, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी नौकरी आती हैं पॉलिटेक्निक के लिए। आईटीआई से भी एक छोटी मोटी नौकरी आपको मिल जाती है। कुछ अच्छी नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे रेलवे में कुछ अच्छी नौकरी निकलती हैं आईटीआई बेस पर, तो आप सीधे सीधे इंटर ना करके कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनको इंटर करना है। तो इंटर किस स्ट्रीम से करना है? तो मैंने बताया, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप मैथ से इंटर करें, आपको अगर डॉक्टर बनना है बायोलॉजी से इंटर करें, अकाउंटेंट बनना है कॉमर्स से इंटर करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है एग्रीकल्चर से इंटर करें। लेकिन यदि आपको सिविल सर्वेंट बनना है
यदि आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, यदि आपको एसडीएम बनना है, यदि आपको डीएम बनना है, यदि आपको एसपी बनना है, यहाँ तक कि यदि आपको जुडिशरी सर्विस में जाना है, यानी पीसीएसजे का एग्ज़ाम देकर आपको जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, तो आपके ये स्ट्रीम जो आर्ट स्ट्रीम है ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। आपको आर्ट से ही इंटर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट हैं, जो आप यहाँ पर 11वीं 12वीं में आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो आपको सिर्फ 11वीं 12वीं ही नहीं कराएंगे, आपकी तैयारी कराएंगे सिविल सर्विस की, जो आपका फाइनली टारगेट है, उसमें आपकी बहुत मदद करने वाले हैं ये सब्जेक्ट। अब कैसे ये मदद करेंगे वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह के होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा टारगेट तो सिविल सर्विस अचीव करने का है, हमें बनना तो सिविल सर्वेंट ही है, हमें आईएएस की तैयारी ही करनी है, लेकिन हम एक बैकअप प्लान लेकर चलना चाहते हैं। इस वजह से पहले हम मैथ से इंटर करेंगे और बीटेक करेंगे, उसके बाद फिर हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, यानी फिर हम सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि 1% हमको किसी वजह से सिविल सर्विस में सफलता नहीं मिलती है तो हमारे पास बीटेक की डिग्री होगी और उस बेस पर हम एक अच्छी नौकरी हासिल कर पाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद पीसीएम से इंटर करते हैं, उसके बाद फिर 1-2 वर्ष तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की, और उसके बाद फिर 4 साल का बीटेक करते हैं। कुल मिलाकर वो अपने 7 से 8 वर्ष अपने बैकअप प्लान पर खर्च कर देते हैं। इसके बाद फिर वो अपना जो उनका मेन ड्रीम होता है, जो उनका सपना होता है सिविल सर्वेंट बनने का, उस पर काम शुरू करते हैं, और सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान वो 2-2.5 साल में ही थक जाते हैं, और 1-2 बार जब उनको असफलता हाथ लगती है तो वो ये मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात है ही नहीं, और अपने सेकंड प्लान के साथ वो अपना कैरियर बना लेते हैं। तो देखिए, ये जो असफलता उन्हें मिली उसमें मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उनका बैकअप प्लान भी काम कर रहा था, जो हमेशा उनके दिमाग में चल रहा था सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान। वो कभी सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान पूरी गंभीरता के साथ लगे ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास एक बैकअप प्लान है, अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, हम बीटेक के बेस पर नौकरी ले लेंगे। और कहीं ना कहीं इस बैकअप प्लान की वजह से उनका नुकसान ही हुआ। अब देखिए, बड़ी अजीब स्थिति है कि 7 से 8 वर्ष उन्होंने अपने बैकअप प्लान को दिए, लेकिन जो उनका मेन प्लान था, जो उनका बचपन का सपना था सिविल सर्वेंट बनने का, उसके लिए सिर्फ उन्होंने 2 से 2.5 साल खर्च किए। यदि इसका उल्टा हुआ होता, यदि वो सिविल सर्विस की तैयारी में 7-8 साल लगा दिए होते, तो हो सकता है नतीजा कुछ और ही होता। अब आप ये कहेंगे कि क्या बीटेक वाले सिविल सर्वेंट नहीं बनते, या फिर इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो सिविल सर्वेंट नहीं बनते? देखिए दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आजकल जो सिविल सर्विस के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये मेधावी छात्र हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने स्कूल कॉलेज को टॉप किया है। ये जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में सफलता इनको निश्चित ही मिलेगी। यहाँ हम ऐसे स्टूडेंट की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ हम एक औसत दर्जे के विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। इन 1% टॉपरों से आप अपना कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ ये भी बात है कि यदि ये टॉपर जो डॉक्टर बनकर, जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किया, इंजीनियर बनकर या फिर मैनेजर बनकर सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई किया और अच्छी रैंक से किया, यदि ये अपना इतना समय सिर्फ सिविल सर्विस की तैयारी में लगा देते जितना इन्होंने एक बीटेक करने के दौरान या फिर एमबीए करने के दौरान या फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान खर्च किया है, तो हो सकता है कि इन्हें ये नतीजे अब से बहुत पहले मिल गए होते और इनकी रैंक और भी अच्छी हुई होती। इस सब के बावजूद मैं भी मानता हूं कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, और इसमें सफलता की जो दर है वो 1% से भी कम है। और ऐसे में यदि आप एक सेकंड ऑप्शन लेकर चलते हैं, आप एक बैकअप प्लान बनाकर चलते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन ऐसा हो जो आपकी सिविल सर्विस की तैयारी से रिलेट करे, अर्थात आप जिन विषयों में अपनी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं में से किसी एक विषय में आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको रोचक लग रहा है, या फिर ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना रहे हैं उसी में आप अपना मास्टर कर लीजिए, या फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। क्यों?
क्योंकि यदि 1% आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एक अच्छी नौकरी, आप इंटर कॉलेज में टीचर की नौकरी या डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मानना तो ये है कि यदि आप गंभीरता से सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है कि यदि दुर्भाग्यवश 1% अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उस नॉलेज के दम पर अपना आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। अब देखिए, सिविल सर्विस नहीं होता है, स्टेट सिविल सर्विस में आप एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट सिविल सर्विस से बड़ी अच्छी नौकरी निकलती हैं। स्टेट के जो लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम होते हैं आप उनको क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है हाथी के पाँव में सबका पाँव, यानी ये जो सिविल सर्विस की तैयारी है ये हाथी की पैर के समान है। जब छोटे छोटे जानवर पैर रखते हैं तो निशान बनाते हैं छोटे छोटे, लेकिन हाथी का पैर उनके ऊपर रखा जाए तो वो सारे निशान मिट जाते हैं, हाथी के पैर में सिमट जाते हैं। तो ये जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी है ये आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ा देती है, बहुत व्यापक कर देती है, और आप आसानी से अगर ट्यूशन भी पढ़ाएंगे, अगर कंपटीशन वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस चीज़ की दिमाग में ज़्यादा टेंशन ना लें कि हमारा बैकअप प्लान क्या होगा, बल्कि आप अपने जो आपका मेन प्लान है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है, उस पर ही पूरा फोकस रखें। अब देखिए, जब आप ये डिसीजन ले चुके हैं कि मुझे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है और इस एग्ज़ाम के प्रति पूरी तरह से सीरियस हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी 11वीं क्लास से ही शुरू होने वाली है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि अरे जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जाऊंगा, किसी कोचिंग में दिल्ली जाऊं या इलाहाबाद जाऊं। देखिए दोस्तों, ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं है कि आपने फॉर्म भरा और कोचिंग में जाके एडमिशन ले लिया, 4-6 महीने तैयारी की और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये एक बहुत ही व्यापक परीक्षा है। इसमें आपको पहले अपना फाउंडेशन बनाना होगा, आपको अपनी नींव मजबूत करनी होगी। उसके लिए आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि यही एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि आप 11वीं क्लास में आए हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 11वीं क्लास के साथ साथ किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने सिविल सर्वेंट बनने का डिसीजन ले लिया है तो फिर आपने ये भी डिसीजन ले लिया होगा कि मुझे आर्ट के सब्जेक्टों के साथ पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि आर्ट के भी बहुत सारे सब्जेक्ट, आर्ट स्ट्रीम में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनने हैं ताकि आपके जो सिविल सर्विस का सिलेबस है उससे ज़्यादा वो सब्जेक्ट रिलेट करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब देखिए, किन विषयों से आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई करेंगे। वो डिसीजन लेने से पहले आप ये देखिए कि आपका जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। तो जब हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस पर निगाह डालते हैं, खासकर जो जीएस का सिलेबस है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। देखिए, एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मेंस में लेना होता है, उसमें तो आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, वो तो आप बाद में डिसाइड करेंगे। जब आप जीएस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इन्हीं में से कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको रुचिकर लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, आप उसको अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। तो जो प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है, खासकर जीएस का, उसमें क्या होता है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है पॉल साइंस का, यानी कि राजनीति शास्त्र। दूसरे नंबर पर आप मानिए हिस्ट्री, तीसरे नंबर पर आप मान लीजिए जियोग्राफी, चौथे नंबर पर इकोनॉमिक्स और 5वें नंबर पर सोशियोलॉजी। इस अनुपात में आपको इनका रोल मिलेगा सिविल सर्विस एग्जाम के दौरान। तो जनरली क्या होता है, मेरी जो जानकारी है उसमें इंटर में 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं और 5 में से 2 तो आपकी लैंग्वेज होती हैं, एक हो गई आपकी इंग्लिश, एक हो गई आपकी हिंदी। अब बाकी बचे 3 सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। तो आप पॉल साइंस ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए, आप जियोग्राफी ले लीजिए, ये 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, सबसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे आपकी सिविल सर्विस की पढ़ाई के दौरान। अब देखिए, कुछ स्कूलों में हो सकता है जियोग्राफी ना हो, क्योंकि जियोग्राफी क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कई स्कूलों में नहीं होता। तो यदि जियोग्राफी नहीं है उस स्कूल में तो आप इसके बाद इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। यदि 1% इकोनॉमिक्स भी नहीं है तो आप सोशियोलॉजी ले लीजिए। ये 2 सब्जेक्ट तो पॉल साइंस और हिस्ट्री जनरली सभी स्कूलों में होते ही हैं। यदि आपको ये 3 शुरू के मिलने हैं तो मच बेटर, फिर आप इन तीनों को ही लीजिए।
लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप एक ऐसे स्कूल का चयन करें जिस स्कूल में आर्ट के सब्जेक्टों को पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हों, मतलब अच्छे से पढ़ाते हों। क्योंकि कई स्कूलों में क्या है, आर्ट साइड होती ही नहीं है आज के समय में। मैं 2 साल पहले जब अपने भांजे का एडमिशन कराने गया तो जो हमारे शहर के अच्छे स्कूल थे उनमें जब हम गए तो ज़्यादातर स्कूलों में आर्ट साइड थी ही नहीं। कुछ स्कूल वाले कह रहे थे कि आर्ट साइड के बच्चे ही नहीं मिलते इसलिए हमने मानता ही नहीं ले रखी। कुछ कह रहे थे कि पहले थी आर्ट की मान्यता लेकिन अब बच्चे नहीं मिलते हैं तो हमने ख़त्म करा दी, मतलब वो ख़त्म हो गई है, इस समय हम आर्ट साइड में एडमिशन नहीं लेते। और वो ज़्यादातर इस बात पर जोर दे रहे थे कि बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो इसलिए आप इसको मैथ से इंटर करा दीजिए, मैथ में हम एडमिशन दे देंगे, बायोलॉजी से करा दीजिए। इस बात को कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि बच्चे का टारगेट क्या है, उसकी इच्छा क्या है। तो आप पहले तो एक अच्छे स्कूल का चुनाव कर लीजिए जहाँ पर आर्ट साइड हो। उसके बाद देखिए कि वहाँ पर आर्ट साइड के टीचर कैसे हैं, क्योंकि जिन स्कूलों में आर्ट साइड होती है वहाँ पर भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वो भी साइंस के पीछे लगे रहते हैं। वो भी टीचर जो रखते हैं मैथ के अच्छे रखेंगे, फिजिक्स के अच्छे रखेंगे, केमिस्ट्री के अच्छे रखेंगे, बायोलॉजी के अच्छे रखेंगे, लेकिन आर्ट्स में ऐसी काम चलाऊ टीचर रख लेते हैं। और कई बार तो वो टीचर ऐसे होते हैं कि पढ़ाने से कन्नी काटते हैं। खासकर जो आजकल NCERT की किताबें चल रही हैं यूपी बोर्ड में भी, बड़ी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, इनसे अच्छी किताबें हो ही नहीं सकती। लेकिन वो टीचर कई बार बच्चों से कहते हैं कि अरे ये किताब अच्छी नहीं है, क्योंकि वो भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब पढ़ाना चाहते हैं, उसमें उन्हें आसानी रहती है, रीडिंग करा दिया, निशान लगा दिया, रट लो क्वेश्चन। NCERT की किताब को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे एंगल खोलती है आपके दिमाग के। तो अक्सर ये भ्रम फैलाया जाता है बच्चों में कि NCERT की किताबें भी अच्छी नहीं होती हैं। कई बार कुछ स्कूल संचालक ऐसा करते हैं कि कमीशन के लिए, क्योंकि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों पर कमीशन मिलता है, कमीशन के चक्कर में NCERT की किताबों को ना लगवाकर वो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब लगवा देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसा स्कूल हो जहाँ पर आर्ट साइड तो हो, साथ के साथ अच्छे टीचर हों और NCERT की किताबों को पढ़ाया जाता हो, क्योंकि इन्हीं किताबों को पढ़ने के लिए आप आर्ट साइड से इंटर कर रहे हैं। ध्यान रखें, यही किताब आपको मददगार साबित होंगी। और ये इतनी मददगार किताबें हैं, मैं आपको बता दूं कि यदि आप आगे चलकर कभी किसी कोचिंग में भी जाएंगे, या फिर सपोज करो कि आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है और बाद में आपको लग रहा है कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, मैं किसी कोचिंग से जाकर हेल्प लूँ। जब आप किसी कोचिंग में जाएंगे तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपका फाउंडेशन तो है नहीं बना हुआ, आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं है, साइंस के सब्जेक्ट पढ़े, तो आपको सबसे पहले कोचिंग वाले NCERT की किताब ही देते हैं। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, कम से कम 4 सब्जेक्टों की तो देंगे ही। और आपसे कहेंगे कि पहले आप 2-3 बार इनको पढ़िए, इनको रिवाइज करिए, इनको समझिए, तब हम आगे आपको रेफरेंस बुक बताएंगे पढ़ने के लिए। तो इन किताबों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपको इस तरीके से इन सब्जेक्टों के साथ आपको अपने इंटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इंटर की पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी है, या फिर मैं ये कहूँ अपने आप ही आपकी सिविल सर्विस की तैयारी किस तरीके से हो जाएगी यदि आप इंटर में आर्ट के ये वाले सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। देखिए, इंटरमीडिएट के साथ साथ कैसे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आप इंटर आर्ट साइड से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं अरे आर्ट साइड से इंटर कर रहे हैं तो क्या हो गया, अब तो कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 2-3 घंटे में काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो स्कूल टाइम है, स्कूल में जो क्लास लगती है 5-6 घंटे का जो स्कूल टाइम है, उसके अलावा भी 5 से 6 घंटे निकालने हैं। कम से कम हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना ही देना है। और आपको इस समय जो पढ़ना है वो सिविल सर्विस के अप्रोच से पढ़ना है। यानी कि अभी तक क्या होता था, पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते आए हैं, अभी तक आप सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ते थे। तो आप पढ़ते नहीं थे बल्कि रटते थे चीज़ों को। टीचर भी यही चाहते थे कि आप रट लें और रट के आप लिखाएं एग्जाम में और आपके अच्छे नंबर आ जाएं। आपका भी यही उद्देश्य था, आपके घर वालों का भी यही उद्देश्य था। लेकिन जब हमने ठान लिया है कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है और हम आर्ट साइड से इंटर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारे नंबर भी बहुत अच्छे हैं, चाहें तो हम मैथ से भी कर सकते हैं, बायोलॉजी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आर्ट साइड को चुना है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ
इंटर में अच्छे नंबरों से पास होना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम जिन सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं उनके टॉपिकों को गहराई से समझें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और पढ़ने का तरीका ये हो कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। अब देखिए हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हो सकता है 11वीं 12वीं की किताबों में पूरा हिस्ट्री ना हो, आपको मिडाइवल हिस्ट्री 10th में पढ़ने को मिला हो और एंशिएंट हिस्ट्री आपको 9th में पढ़ने को मिला हो, लेकिन उस समय आपने रटा होगा, रट के काम चलाया होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको हिस्ट्री पढ़ना शुरू करना है 11वीं क्लास का, तो आपको 11वीं की किताब से नहीं करना है, आपको NCERT की कक्षा 6 की किताब से शुरू करना है। कक्षा 6 की जो हिस्ट्री किताब है पहले उसको पढ़ना है, और पढ़ना कैसे, समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कक्षा 6 के बाद कक्षा 7 की किताब पढ़ना है, 8 की पढ़ना है, 9 की पढ़ना है, 10 की पढ़ना है, और फिर इनको सबको पढ़ के समझ के, एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ना है, फिर 11वीं की किताब पे आना है और फिर 12वीं की किताब पे आना है। इस तरीके से समग्रता के साथ आपको किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करना है। और हाँ, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आजकल इंटरनेट सबके पास होता है, यूट्यूब पर आप सर्च मारिए, कोई भी टॉपिक डाल दीजिए जो आपकी समझ में नहीं आ रहा किसी भी सब्जेक्ट का, आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप वहाँ से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। NCERT की बुक वैसे तो सबसे अच्छी होती है और उसमें समझाने का तरीका सबसे बढ़िया होता है, उससे आपके समझ में 100% आ ही जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा। लेकिन अगर 1% फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हैं, उससे आप देख लीजिए, पढ़ के हो सकता है कोई टॉपिक आपको NCERT से समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप क्या करें, आप जब पढ़ें तो शॉर्ट में अपने नोट्स भी बनाते चलें, पॉइंट्स में अपने नोट्स भी, यानी जो फैक्ट मिलते रहें उसके आप नोट्स बनाते चलें साथ के साथ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 2-3 बार तो आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया सारी किताबों का, उसके बाद यदि और 1-2 बार रिवीजन करना है तो आप नोट्स से कर लेंगे, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस तरीके से जब आप अपना 11वीं और 12वीं का सिलेबस पूरा करेंगे जिस अप्रोच से मैंने बताया है, तो आपका फाउंडेशन यहीं पर बन जाएगा, बगैर किसी अतिरिक्त पढ़ाई किए, बगैर किसी अतिरिक्त दबाव में आए। आपकी सिविल सर्विस की 1/3 तैयारी यहीं पर पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो चुका होगा। और फिर जब आप BA करेंगे आगे चलकर इन सब्जेक्टों में, तो आपको वहाँ पर ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगेंगे। और फिर जब आप BA में आएंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहाँ थोड़ी सी आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, वो बात की बात है, उसे मैं बाद में बताऊँगा, वहाँ पर आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन 11वीं 12वीं के लिए तैयारी करने का यही तरीका है, आप अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएंगे, मजबूत पकड़ बनाएंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे, और सब्जेक्ट को पूरी समग्रता के साथ जो आपने इंटर तक पढ़ा है उसको 6 से लेकर इंटर तक का जो भी सिलेबस है उसको आप एक साथ मिलाएंगे, उसको आप रिलेट करेंगे एक दूसरे से, टॉपिकों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जो 9th क्लास में पढ़ा है उसे 10th क्लास से रिलेट करेंगे, 10th क्लास वाले को इंटर क्लास से रिलेट करेंगे। इस तरीके से आप टॉपिक को और सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ेंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। रही बात कोचिंग की, कुछ बच्चे कहेंगे तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, यदि आप इस तरीके से इस रणनीति के साथ अपने इंटर की पढ़ाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई यानी BA भी इसी रणनीति के साथ करते हैं, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा, तो हो सकता है आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। और यदि 1% कोई टॉपिक आपका ऐसा रह जाता है जो आपकी समझ में नहीं आता है, कई बार ऑप्शनल में होता है, बच्चों का ऑप्शनल खुद से तैयार नहीं होता है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाते हैं, तो उसके लिए आप लास्ट में कोचिंग ले सकते हैं, वो लास्ट की बात है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी एग्जाम देने से पहले, और उन टेस्ट सीरीज से अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो वहाँ हो सकता है आपको किसी टॉपिक को समझने के लिए
कुछ लिमिटेड कोचिंग की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो बात की बात है। शुरू में स्टार्टिंग में आपको किसी भी कोचिंग में नहीं जाना है। बाद में आप अगर 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या अपना ऑप्शनल क्लियर करने के लिए कोई कोचिंग लेनी चाहें तो ले सकते हैं। अन्यथा यदि अभी से रणनीति बनाकर आप चलेंगे, 11वीं क्लास से ही अपनी पढ़ाई सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से करेंगे, तो हो सकता है आपको कोई भी कोचिंग लेनी ना पड़े। और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जैसे ही आपकी एज 21 साल हो जाए, वैसे ही आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठ जाइए। हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक के साथ सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि सिविल सर्विस की तैयारी से रिलेटेड आपका कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है मैं कोई अगली इस तरह की वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।